चलिए आज हम बात करेंगे इस बोनी केज की, जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ नोन एज पेल्विस। ठीक है, दिस इज़ नोन एज पेल्विस, क्योंकि देखिए ऑब्स के केस में आपको एक फ़ीमेल पेल्विस के बोन के बारे में, उसके डायमेंशन के बारे में पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप तभी एक नॉर्मल लेबर की प्रोसेस को आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बोन्स हैं जो ये फ़ीमेल पेल्विस बनाने में मददगार हो रही हैं। तो आप इस तरह से देखिए, दिस इज़ द, आप कह सकते हैं एक ओरिएंटेशन है फीमेल पेल्विस का, जिसका कि थोड़ा सा ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से नहीं होती, थोड़ा सा ये इंक्लाइंड होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इंक्लिनेशन होता है। तो अगर हम बात करें फीमेल पेल्विस की, तो आप इसमें बोन जो देख पा रहे हैं, ये बोन है आपकी इलियम। दिस इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द हिप बोन। आप एक हिप बोन जो है राइट साइड में देख पा रहे हैं, एक हिप बोन जो है लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हैं। पीछे जो आपको ये बोन दिख रही है, दिस इज़ नोन एज सेक्रम। ये पूरी की पूरी जो आपको बोन दिख रही है, दिस इज़ नोन एज सेक्रम। सेक्रम के टिप पे लगी एक और छोटी सी बोन होती है, जो कि इस जो है स्पेसिमेन में नहीं है, नहीं तो इसे हम नाम देते हैं कॉक्सिक्स। एक छोटी सी बोन यहाँ पे आर्टिकुलेट होती है, उसे हम नाम देते हैं कॉक्सिक्स। तो आप अगर देखिए पेल्विस कैसे बनी होती है, तो पेल्विस इज़ फॉर्म बाय द 4 बोन्स। नंबर 1 वन साइड की हिप बोन है, दूसरे साइड की हिप बोन है, सेक्रम है और कॉक्सिक्स है। यहाँ पे कॉक्सिक्स लगी रहेगी, यहाँ पे जो है कॉक्सिक्स इस तरह से लगी रहेगी। तो इस तरह से पूरी की पूरी जो है पेल्विस बनती है। अब अगर बोन है तो वहाँ पे जॉइंट की भी बात होगी। तो कौन कौन से जॉइंट्स हैं जो हिप बोन या फीमेल पेल्विस में होते हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखिए, तो इस बोन का जो ये हिप बोन है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जो आगे का ये पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं प्यूबिस। ये जो बोन का पार्ट दिख रहा है, जो ये एक्सपेंडेड पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं इलियम। और नीचे की साइड में जो आपको बोनी पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज इस्चियम। तो जो एक साइड की हिप बोन है, वो 3 और बोन से मिलके बनी होती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये 3 बोन्स जो हैं मिलके एक साइड की हिप बोन बनाती हैं। अब देखिए, दोनों साइड की जो प्यूबिस है, वो बीच में एक जॉइंट बनाएगी, जिसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे जो भी कार्टिलेज होगा, उसके जरिए एक साइड की जो प्यूबिस बोन है, दूसरे साइड की प्यूबिस बोन से एक आर्टिकुलेशन बनाती है, जॉइंट बनाती है। उस जॉइंट को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो यहाँ पे कार्टिलेज लगी रहेगी और दोनों प्यूबिक बोन जो हैं आपस में आर्टिकुलेट करेंगी बाय अ फाइब्रो कार्टिलेज, एंड दैट फॉर्म्स द जॉइंट दैट इज़ नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब आप पीछे की तरफ चलिए, तो आपने कहा कि दिस इज़ द एला ऑफ द सेक्रम बोन एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द इलियम। तो इलियम और एला ऑफ सेक्रम बोन के बीच में जो ये जॉइंट बनेगा, इसको हम नाम देंगे सेक्रो इलियक जॉइंट, सेक्रो इलियक जॉइंट। फिर आपने कहा कि एक छोटी सी बोन होती है, जो लोअर पार्ट ऑफ द सेक्रम है उससे लगी रहती है, जिसे हम नाम देते हैं कॉक्सिक्स। तो वहाँ भी एक जॉइंट बनेगा जो सेक्रम और कॉक्सिक्स के बीच में होता है, और उसे हम नाम देते हैं सेक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास 4 बोन्स और 4 जॉइंट से मिलके ये आपकी जो है पेल्विस बन रही है। तो कौन कौन से 4 बोन्स हैं? राइट हिप बोन, लेफ्ट हिप बोन, सेक्रम और कॉक्सिक्स। ये 4 बोन्स मिलके फिर आप देखिए 4 जॉइंट बन रहे हैं। आगे की साइड में दोनों प्यूबिस बोन जुड़ेंगी फाइब्रो कार्टिलेज से, बनाएंगी प्यूबिक सिम्फाइसिस। फिर आपने कहा यहाँ पे सेक्रो इलियक जॉइंट बन रहा है। फिर आपने कहा कि जहाँ पे कॉक्सिक्स है, वो जब आर्टिकुलेट करती है सेक्रम पे, तो वहाँ भी एक जॉइंट बनता है, जिसे हम कहते हैं सेक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, बोनी फ्रेमवर्क होता है एक पेल्विस का। अब ये पेल्विस पे आप एक इमेजिनरी सर्कम्फ्रेंस अगर इमेजिन करें, तो उस इमेजिनरी सर्कम्फ्रेंस के ऊपर जो पेल्विस का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस। और इस इमेजिनरी जो सर्कम्फ्रेंस है, उसके नीचे जो पार्ट होता है पेल्विस का, उसे हम कहते हैं ट्रू पेल्विस। तो ये इमेजिनरी प्लेन क्या है? इस इमेजिनरी सर्कम्फ्रेंस को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं पेल्विक इनलेट, या फिर नाम देते हैं पेल्विक ब्रिम। तो चाहे आप पेल्विक ब्रिम बोलिए या पेल्विक इनलेट कहिए, वो जो है एक ही चीज़ है, एक ही जो स्ट्रक्चर है, उसी को हम कहते हैं। तो ये देखिए कैसे बनता है। ये कैसे बनता है, आपने सारी चीज़ें आपने देख लिया। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बन रही थी, तो अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस
फिर यहाँ जो मार्जिन है प्यूबिक का उसे हम कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। ये जो अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक बोन है उसे हम कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्यूबरकल दिख रहा होगा जिसे हम नाम देते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। इसके पीछे अगर आप चलें तो ये जो बॉर्डर है उसे हम नाम देते हैं पेक्टिनियल लाइन। आपको फिर पेक्टिनियल लाइन के पीछे एक उभार दिख रहा है, आप अगर इसे फील करेंगे तो एक राउंडेड एलिवेशन दिखता है जो कि इलियम और प्यूबिक बोन के बीच में है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ठीक है, इलियम और प्यूबिक बोन के बीच में एक उभार है जिसे हमने नाम दिया है इलियो प्यूबिक एमिनेंस। इसके पीछे चलिए तो ये जो बॉर्डर इलियम का है इसको हमने नाम दिया है इलियोपेक्टिनियल लाइन। इलियोपेक्टिनियल लाइन से पीछे आप चलेंगे तो आपको ये जॉइंट मिलेगा जिसे हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। फिर आप और पीछे जाएंगे तो ये जो पार्ट है दिस इज़ नोन एज एला ऑफ द सेक्रम, और ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रम इज़ नोन एज प्रोमोन्ट्री। तो इन सबको इंक्लूड करते हुए जब आप एक मार्जिन बनाएंगे, एक सर्कम्फरेंस बनाएंगे, इसी सर्कम्फरेंस को हम नाम देते हैं पेल्विक इनलेट या फिर पेल्विक ब्रिम। इसी बाउंड्री से जो पूरी की पूरी पेल्विस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जो इस बाउंड्री के ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं फॉल्स पेल्विस, और जो इस बाउंड्री से नीचे का पार्ट है उसे हम कहते हैं ट्रू पेल्विस। तो ये एरिया आपका ट्रू पेल्विस में आता है, जबकि इस बाउंड्री से ऊपर जो एरिया है वो फॉल्स पेल्विस में आता है। फॉल्स पेल्विस देखिए कैसे बना है। साइड में आपको ये बोन का पार्ट दिख रहा है जो कि इलियक फोसा कहलाता है। पीछे यहाँ पे जो सेक्रम के ऊपर जो वर्टीब्रा लगेंगी वो लंबर वर्टीब्रा होंगी, तो आप कह सकते हैं पीछे की साइड में लंबर वर्टीब्रा बना रही हैं, साइड में इलियक फोसा का रीजन है। और अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल मसल मिलेंगी, तो यहाँ पे एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल होती है। इस तरह से जो ये एरिया इंक्लूड हो रहा है ये पेल्विक ब्रिम के ऊपर का, उसे हम नाम देते हैं फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस का जो है कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेटिकल इम्पॉर्टेंस नहीं है। बस क्या होता है कि आप जानते हैं एक नॉर्मल यूट्रस जो होता है छोटा सा ऑर्गन है जो कि पेल्विक कैविटी में रहता है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गया, जब उसका शेप बढ़ने लगा तो यूट्रस ग्रो करता है, और जब फॉल्स पेल्विस में आता है तो फॉल्स पेल्विस उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो फॉल्स पेल्विस का एज सच ऑब्स्टेटिक में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बस वो जो ग्रोइंग यूट्रस है प्रेगनेंसी के दौरान उसको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब हम ट्रू पेल्विस की बात करते हैं तो उस ट्रू पेल्विस को भी आप देखिए, चूँकि एक स्पेस है, पूरी की पूरी स्पेस है, कैविटी है, तो उसका एक अपर बॉर्डर होगा, उसका एक लोअर बॉर्डर होगा। तो जो अपर पार्ट है उसे हम कहते हैं पेल्विक इनलेट, एक तरफ से चीज़ें इन हो रही हैं। जो आपका आउटर इसका आउट गोइंग पार्ट है उसे हम कहते हैं पेल्विक आउटलेट, जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं। मतलब जो बच्चा है वो डिसेंट होता है इनलेट के थ्रू, कैविटी में आता है और फिर वो आउटलेट से वजाइना से बाहर चला जाता है। तो ये जो ट्रू पेल्विस है एज अ होल, इसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं। वन इज़ नोन एज पेल्विक ब्रिम, अंदर वन इज़ नोन एज पेल्विक आउटलेट जो बाहर का रास्ता है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है जहाँ पे बच्चे जो है हेड जो है उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कई सारे फेजेस से गुजरेगा, इस फेज़ को हम कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं कैविटी। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो बस होगा पेल्विक इनलेट पे। हम देखेंगे पेल्विक इनलेट कैसे बनता है और यहाँ पे कौन कौन से डायमीटर्स हैं। तो पेल्विक इनलेट अभी हमने जो आपको ये बाउंड्री बताई, दिस इज़ ओनली द पेल्विक इनलेट, जो कि आगे की तरफ जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर यहाँ पे आपको प्यूबिक क्रेस्ट, ये बॉर्डर प्यूबिक क्रेस्ट, ये ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपेक्टिनियल लाइन, सेक्रोइलियक जॉइंट, एला एंड देन प्रोमोन्ट्री। दिस होल, अगर ये सारी आप बोनी लैंडमार्क को जोड़ते हुए जो आप एक सर्कम्फेरेंस खींचेंगे, उसी सर्कम्फेरेंस को हमने नाम दिया है पेल्विक इनलेट। ठीक है, पेल्विक इनलेट। अब ये देखिए ऑलमोस्ट जो होता है एक नॉर्मल गायनेकॉइड पेल्विस में, एक नॉर्मल फीमेल पेल्विस में जो होता है इसका शेप ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। ठीक है, फिर अगर ये कोई बाउंड्री है, कोई सर्कम्फेरेंस है, तो यहाँ पे कुछ डायमीटर्स होंगे। तो जो आपको डायमीटर्स इनलेट के अलॉन्ग मिलते हैं उनका डायरेक्शन आगे से पीछे हो सकता है, दाएं से बाएं हो सकता है, या फिर वो ऑब्लीक हो सकता है। तो अगर वो डायमीटर आगे से पीछे है उनका ओरिएंटेशन तो हम नाम देते हैं एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। अगर वो दाएं से बाएं जा रहे हैं डायमीटर तो हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। अगर उनकी ओरिएंटेशन ऑब्लीक है
तो हम उसे नाम देते हैं ऑब्लिक डायमीटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर की। तो जैसा कि हमने बताया, ये जो सेक्रल का उभरा हुआ पार्ट है इसे हम कहते हैं सेक्रल प्रोमोन्ट्री। तो एक जो पीछे का पॉइंट है उसको आप फिक्स कर लीजिए, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री। ये आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए जिसे आप बना लीजिए मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री। बस जो आगे का पॉइंट है वो चेंज होता रहेगा। अगर आगे का पॉइंट आपने प्यूबिक सिम्फाइसिस के सुपीरियर बॉर्डर पे लिया है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के अपर बॉर्डर पे लिया है और उसको जोड़ते हैं पोस्टीरियर पॉइंट से, दैट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री, तो ये जो डायमीटर आगे से पीछे बनेगा इसे हम नाम देते हैं ट्रू कॉन्जुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अगर आप प्यूबिक सिम्फाइसिस के मिड पॉइंट पे पीछे से एक पॉइंट लेते हैं और उसको पीछे की तरफ मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री से जोड़ते हैं, तो ये जो कॉन्जुगेट बनता है, ये जो कॉन्जुगेट बनता है इसे हम नाम देते हैं ऑब्स्टैटिकल कॉन्जुगेट। फिर तीसरा जो डायमीटर है दैट इज़, अब इसका प्लेसमेंट देखिए डायगनल हो गया, क्योंकि आप जो है लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस से जो पहला पॉइंट है दैट इज़ ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, और जो दूसरा पॉइंट है वो मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री है। इसको जोड़ते हुए आप जो डायगनल आप डायमेंशन ले रहे हैं, डायमीटर ले रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं डायगनल कॉन्जुगेट। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो आप जो मेज़र कर सकते हैं वो बस जो है, जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन आप करते हैं, इस तरह से जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, ये फीमेल मान लीजिए लेटी हुई है और आप यहाँ पे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आप जो डायमीटर मेज़र करते हैं दैट इज़ वो कॉन्जुगेट होता है डायगनल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन वजाइना के थ्रू जो है हैंड को ले जाते हैं और सेक्रल कर्वेचर को फॉलो करते हुए हम प्रोमोन्ट्री को टच करने की कोशिश करते हैं। अगर प्रोमोन्ट्री टच नहीं हो रही है इसका मतलब कि वो पेल्विस एडिक्वेट है और एक नॉर्मल वेजाइनल बर्थ जो है वो आराम से हो सकती है, ठीक है। तो जब ये हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ मेज़रमेंट देखते हैं कि उसका जो नॉर्मल डायमीटर है वो मेंटेन है या नहीं। अगर वो डायमीटर नॉर्मल से कम है तो वो पेल्विस जो है थोड़ा सा इनएडिक्वेट हो जाती है और वहाँ पे फिर आपको हो सकता है सिजेरियन सेक्शन की प्लान करना पड़े। तो इस तरह से जो हम मेज़र करते हैं वो केवल डायगनल जो है कॉन्जुगेट वही मेज़र कर पाते हैं। आप जो है ऑब्स्टैटिकल कॉन्जुगेट जो मिड पॉइंट ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस से जो एंटीरियर एंड जो मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल प्रोमोन्ट्री तक जा रहा है उसको नहीं मेज़र कर सकते। जो अपर बॉर्डर से और सेक्रल प्रोमोन्ट्री के मिड पॉइंट तक जा रहा है दैट इज़ ट्रू कॉन्जुगेट, उसको भी आप मेज़र नहीं कर सकते। आप जो मेज़र कर सकते हैं वो बस कौन सा कॉन्जुगेट कर सकते हैं, डायगनल कॉन्जुगेट मेज़र कर सकते हैं, और जो इसकी लंबाई होती है डायगनल कॉन्जुगेट की वो 12 सेंटीमीटर होती है। तो डायगनल कॉन्जुगेट ही बस हम मेज़र कर पाते हैं जो कि 12 सेंटीमीटर का होता है। इसमें से जब आप 1 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं तो आपको ट्रू कॉन्जुगेट मिल जाता है, और जब आप इसमें से 2 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं तो आपको ऑब्स्टैटिकल कॉन्जुगेट की लेंथ मिल जाती है। तो 12 मतलब 12 सेंटीमीटर इज़ द डायगनल कॉन्जुगेट, 11 सेंटीमीटर इज़ द ट्रू कॉन्जुगेट एंड 10 सेंटीमीटर इज़ द ऑब्स्टैटिकल कॉन्जुगेट, ठीक है। 10 से 10.5 सेंटीमीटर आपको ऑब्स्टैटिकल कॉन्जुगेट का मेजरमेंट मिलता है। ये तो थी बात की आगे से पीछे जो डायमीटर। अब कुछ डायमीटर्स होंगे जो राइट टू लेफ़्ट जाएंगे और उसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। तो आपने जो पेल्विक ब्रिम की मार्जिन खींची थी इस तरह से, उस पर आप जो फार्देस्ट पॉइंट को जोड़ते हुए जो आप राइट से लेफ़्ट एक डायमीटर खींचेंगे उसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है इनलेट पे दैट इज़ अबाउट 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर ये सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट होता है और इसका जो मेज़रमेंट होता है दैट इज़ 13 सेंटीमीटर एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम, या फिर आप इनलेट कह सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्लिक डायमीटर्स को देखने के लिए। तो ऑब्लिक डायमीटर्स को देखने के लिए आप देखिए, एक राइट ऑब्लिक डायमीटर होगा और एक लेफ़्ट ऑब्लिक डायमीटर होगा। तो अभी हमने इस बोनी प्रोमिनेंस की बात की थी जिसे हमने नाम दिया था इलियोप्यूबिक एमिनेंस। इस इलियोप्यूबिक एमिनेंस से आप जो है अपोजिट साइड का सेक्रोइलियक जॉइंट को मिलाते हुए जो डायमीटर मेज़र करते हैं दिस डायमीटर इज़ नोन एज राइट साइड, या आप कह सकते हैं एक तरफ का जो है ये ऑब्लिक डायमीटर होता है। इसी के अपोजिट आप जो है एक साइड की सेक्रोइलियक जॉइंट को जो है दूसरे साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस से जोड़ते हैं, तब ये जो डायमीटर मिलता है दिस इज़ द अनदर ऑब्लिक डायमीटर।
इसके बाद जो एक डायमीटर होता है जिसे हम कहते हैं सैक्रोकॉटिलॉइड डायमीटर। सैक्रोकॉटिलॉइड डायमीटर आप मिड पॉइंट ऑफ सेक्रल प्रोमोन्ट्री से इलियोप्यूबिक एमिनेंस के पास जो डायमीटर लेते हैं दैट इज़ नोन एज सैक्रोकॉटिलॉइड डायमीटर। तो एक आपका हो गया जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर्स हैं जिसमें हमने 3 पढ़े, जिसमें कि ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टैटिक कॉन्जुगेट एंड डायगोनल कॉन्जुगेट। आपने एक ट्रांसवर्स डायमीटर पढ़ा जो कि मैक्सिमम होता है इनलेट पे 13 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ हमने ऑब्लिक डायमीटर पीछे, राइट एंड द लेफ्ट ऑब्लिक, और फिर आपका सैक्रोकॉटिलॉइड जो मिड पॉइंट ऑफ द प्रोमोन्ट्री से और जो इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जा रहा है, ये डायमीटर इज़ नोन एज सैक्रोकॉटिलॉइड डायमीटर। ठीक है, तो ये हैं आपके इनलेट के केस में कौन से डायमीटर हैं, ये आपको पता होने चाहिए। फिर जैसा कि हमने बताया कि जो आपकी पेल्विस है वो बिल्कुल इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है, ये थोड़ी सी टिल्टेड होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो लंबर वर्टिब्रा हैं और जो सेक्रल वर्टिब्रा हैं उनके बीच में कुछ एंगल बन जाता है, एंड दैट एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर आप देखिए तो ये जो प्लेन यहाँ से पास भी हो रहा है इनलेट से, वो भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो थोड़ा सा एंगल है। तो ये कितना एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से, उसे ही हम कह देते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन। तो ये भी आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी ऑप्टिमम होना चाहिए ताकि जो बच्चे का हेड का डिसेंट है, जो भी डिसेंट है, इंगेजमेंट है, वो प्रॉपर हो सके। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको पेल्विक इनलेट के बारे में पता होनी चाहिए। आप जब नॉर्मल लेबर पढ़ते हैं उसके पहले ये सब टर्मिनोलॉजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि मिड कैविटी या कैविटी में क्या डायमेंशन है और आउटलेट पे क्या उसके डायमीटर्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।